मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। दोनों सदनों में बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री ने बजट पर विपक्ष का दिया जवाब, कहा बजट में सभी राज्यों को दिया गया महत्व। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास। परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए बिहार सरकार ने राज्य में पेपर लीक मामले में बनाया कठोर कानून। पेपर लीक केस में शामिल आरोपियों पर लगाई जाएगी नॉन वेलेबल धाराएं। फिलहाल नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में फैसला। हरियाणा सरकार ने दी थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे चर्चा। और नेपाल में दर्दनाक विमान हादसे में 18 लोगों की मौत। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिसलने के बाद क्रैश हुआ विमान। चालक दल समेत 19 यात्री थे सवार। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास हो गया है। परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए बिहार सरकार ने राज्य में पेपर लीक मामले में कठोर कानून बनाया है। अब पेपर लीक केस में शामिल आरोपियों पर नॉन वेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। राज्य में पेपर लीक में किसी की मिलीभगत पाई जाती है तो 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि सदर की कार्रवाई के दौरान हंगामे के बाद महागठबंधन ने बिहार विधानसभा से वॉकआउट किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर विपक्ष के वॉकआउट करने पर कटाक्ष करते हुए कहा, आज विपक्ष सरकार के अच्छे काम पर भी वॉकआउट कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष की परिभाषा आजकल बदल गई है। जहां राहुल गांधी केंद्र में विपक्ष में हो और वहां आरजेडी हो, तो विपक्ष की परिभाषा बदल गई है कि सरकार अच्छे काम भी करे तो विरोध करो। अगर पेपर लीक पर भी कोई वॉकआउट करे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। बिहार विधानसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक के पारित होने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुशी जताते हुए कहा कि अब पेपर लीक करने वाले दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून पास किया और पूरे देश से आग्रह किया कि जो नकल करने वाले लोग हैं उसको सभी राज्यों से भी पारित होने चाहिए, वहां भी कानून बनाने का काम किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था किया गया
कि कोई भी परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना और किसी तरह की अव्यवस्था फैलाना, नियुक्ति में या किसी परीक्षा में उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार। 15 साल तक लालू जी का राज रहा इस बिहार में, गुंडागर्दी और अपराधीकरण कराने का काम किया। और उसी तरह आज जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर रहे। और एलजेपी रामविलास की सांसद शंभावी चौधरी ने बिहार विधानसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने का स्वागत किया। उन्होंने साथ ही विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जब इतना अहम विधेयक पारित हो रहा था तो उस पर चर्चा करने के बजाय उन्होंने वॉकआउट किया। विपक्ष सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा है। विपक्ष हमेशा हर जगह हल्ला हंगामा करती है। नीट पेपर लीक को कितना उन्होंने सड़क पे निकल गए और इतना चिल्ला चिल्ली हुआ, यहाँ पे दिल्ली में भी चिल्ला चिल्ली हुआ। और अब जब बिहार में एक अच्छा बिल पास हो रहा है, एंटी पेपर लीक पे बिहार सरकार काम करना चाह रही है, तो बैठ करके मुद्दे पे चर्चा और अपना विचार रखने के अलावा वो वॉकआउट कर गई। तो ये संदेश पूरे बिहार वासियों के लिए, पूरे राज्य के लिए है कि विपक्ष बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उनको खाली मुद्दों पे हल्ला हंगामा करने आते हैं, पर उनका कोई भी इरादा नहीं है कि वो बैठ करके चर्चा करें। उनके पास एक अच्छा मौका था, अच्छा समय था कि वो विधानसभा में बैठ के नीट पेपर लीक के मामले पे या पेपर लीक के जितना भी मामला हुआ है बिहार में उस पर बैठ के वो चर्चा करें, पर वो वॉकआउट कर गए। तो ये तो समय की बर्बादी है और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ना, सदन की गरिमा को वो नहीं रखते हैं। और अब बात सदन की कार्यवाही की। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन आज दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, वहीं विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20-20 घंटे आवंटित किए गए हैं। कांग्रेस को बजट चर्चा के लिए 4 घंटे मिले। बीजेपी की तरफ से विप्लव देव ने चर्चा की शुरुआत की। त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद विप्लव देव ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि 2014 में यूपीए सरकार ने भारत को जिस आर्थिक स्थिति में छोड़ा था उससे लग रहा था कि भारत नीचे के 5 देशों में चला जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था लागू की जिससे अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। उन्होंने कहा कि इस बजट में पिछले साल की तुलना में 18.2% पूंजीगत व्यय ज्यादा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार दोनों बढ़ेगा। निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया है, मैं इसका सराहना करता हूं और इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से प्रधानमंत्री के नाते काम शुरू किया और उस समय जो आर्थिक स्थिति देश का 10 साल की यूपीए गवर्नमेंट ने छोड़ के गया था, तो भारत का जो आर्थिक स्थिति है, जो अनुमान किया जा रहा था, तो भारत फ्राजिल 5 देशों में चले जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था को देश में लागू किया गया। 2023-24 से लगभग 18.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आम बजट को देश के हित वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। साथ ही इस बजट में महिलाओं और किसानों के हित में कई योजनाओं की घोषणा की गई है। ये बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है। विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। और क्योंकि हर एक विभाग के हिसाब से मंत्रियों के पास विभाग रहते, तो मेरे पास 2 विभाग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ महुआ, यानी आवास और शहरी मामले जितने हैं वो सारे हमारे विभाग के पास है। दोनों विभागों में पर्याप्त एक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और नए आयाम खड़े किए गए हैं।
वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम लोगों के फायदे और प्रदेश सरकार के विकास के लिए बिजली के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना समय की मांग है। आज बिजली का जिस प्रकार का क्षेत्र एक ऐसा हो गया महत्वपूर्ण कि उस क्षेत्र को अगर आत्मनिर्भर नहीं बनाया, उसको पैरों पर नहीं खड़ा किया, तो उसका जो असर सीधा सीधा जनता पर भी जाता है, प्रदेश सरकारों को भी जाता है। तो प्रदेश सरकारों को यदि अपने पैरों पर खड़े होना, अपने अस्तित्व को ठीक से आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसमें सुधार लाना बहुत आवश्यक है। और जनता को, क्योंकि एक पावर इज ए कम्युनिटी, सेलेबल कम्युनिटी है, इसका कोई उपयोग करता है तो उतने पैसे भी उनसे लेने चाहिए। ये फ्री बीज का जो सिस्टम शुरू हो गया है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। केंद्रीय बजट पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। ये बहुत प्रगतिशील बजट है। इसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो देश के हित में हैं। मैं जो है जरूर इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। विदेश मंत्री होने के नाते भी स्वागत करता हूं, पर जब अगर मैं पूरे एक किस्म से नेशनल पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत माने प्रोग्रेसिव बजट है। इसमें बहुत सोच समझ के साथ जो निर्णय जो लिए गए हैं और इनका जरूर देश के हित में है। और मुझे लगता है कि देश की प्रगति के लिए ये तीसरे टर्म, एनडीए के तीसरे टर्म में बहुत अच्छा शुरुआत है। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 का उपयोग करने को लेकर बार बार हो रही मांग पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सदन की निर्धारित कार्यवाही को स्थगित करने की मांग करना बहुत गंभीर मामला है, लेकिन आजकल हर सत्र में इसे उपयोग करने के प्रस्ताव मिलते हैं, जो चिंताजनक है। सभापति ने आगे बताया कि इस नियम का उपयोग करने की अनुमति 36 वर्षों में केवल 6 बार दी गई है, यानी केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से इस संबंध में गंभीरता से चिंतन और आत्मावलोकन करने की मांग की। This is regarding Rule 267. For your benefit, my observations on Rule 267 have been uploaded today for your consideration. I call upon you and strongly urge you to seriously bestow your attention on the same. I reiterate, leaders of political parties need to take a call on the issue, as it is becoming a routine daily affair in every sitting of the House. I had already indicated that in last 36 years, this mechanism has been allowed only on 6 occasions. It is only in exceptional circumstances that the same may be allowed. राज्यसभा के सभापति ने संसद को संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का गढ़ भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में व्यवधान डालने को हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। Democracy will be seriously threatened if disruption and disturbance are weaponized as a political strategy, as has been done now. Parliament is citadel of constitutional and democratic values and liberties. विपक्ष के भेदभावपूर्ण बजट के आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि बजट में हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। इसका आशय ये नहीं कि किसी राज्य को कम महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा, कैबिनेट ने महाराष्ट्र के वडवन में एक बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया। Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I have not named very many states, but let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example.
cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे पर कहा कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति के बाद भी विपक्ष का ऐसा रवैया निंदनीय है। क्वेश्चन आवर में जो हमारा ओपोजिशन एमपीज ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में सर, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरीके से डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बजट में आंध्र प्रदेश के रेलवे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक आवंटन का जिक्र करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार के मुकाबले मोदी सरकार में रेलवे को दुगना लाभ मिला है। The budget allocation for Andhra alone in the last financial year was 8,406 crore. This was a historical budget allocation, and after today's detailed demand of grants, the budget allocation for this year will get revealed, sir. The project execution within Andhra Pradesh has also significantly increased. The average during the UPA period was just about 72 kilometers a year. During the first two terms of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the average construction of railway lines in Andhra Pradesh increased almost more than doubled to 151 kilometers per year. भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कांग्रेस पर आंध्र प्रदेश की जनता को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की 2 बार सरकार बनी, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ धोखा किया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा जो बजट की जो आलोचना और जो बजट का विरोध किया जा रहा है, यह उनकी एक बौखलाहट और उनकी निराशा को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी ने आंध्र की जनता के साथ बड़ा धोखा किया था। सरकार में आए आंध्र की केवल और केवल ये हमारे सरकार में अभी हमें 240 अपने बलबूते पर है। हम किसी एक राज्य की संख्या पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी निर्भर नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह आंध्र प्रदेश में समर्थन के कारण 2 बार बनी है। आपने क्या किया? आपने आंध्र प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है, और अब उससे बचने के लिए आप इस प्रकार के खोखले प्रॉमिसेस करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में आए बजट की भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने सराहना की। श्रीमती निर्मला सीतारामन जी के द्वारा प्रस्तुत किया इस बजट को एक गरीब, किसान, मध्यम वर्ग का समर्थक बजट के रूप में पूरे देश इसको देख रही है, और शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया, और एक विकसित भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है उसको साकार करने वाली एक बजट के रूप में पूरे देश इसको देख रही है। ये मोदी जी के सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल के एक प्रमुख विजन का एक प्रमुख हिस्सा था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने विधायकों के सुरक्षा कर्मियों को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया है। इस बहाने का इस्तेमाल करते हुए पूर्व स्थलीय के टीएमसी विधायक तपन चटर्जी ने विपक्ष के नेता भाजपा के सुवेंदु अधिकारी पर हमला किया और उन्हें गाली दी। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये कैमरे पर हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है।
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी अब तपन चटर्जी को पुरस्कृत भी करेंगी क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति पर हमला किया है जिसने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा टीएमसी में व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद तपन चटर्जी भड़क गए क्योंकि भ्रष्टाचार में उनका परिवार भी लिप्त है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत सौंपी है। चुनाव आयोग ने हमारी शिकायत सुनी और हमें विश्वास दिलाया कि वो इस मामले को देखेंगे। हमारी शिकायत है कि झारखंड में कुछ विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल हैं। वहां फर्जी तरीके से मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बढ़ाए गए हैं। हम लोगों ने अपनी दरखास्त इलेक्शन कमीशन को दिया। उनकी पूरी टीम बैठी थी और उन्होंने हम सब लोगों की बातों को सुना है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम सब लोग इस मामले को देखेंगे। कंप्लेन ये है कि झारखंड के कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए। सावन के महीने में श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार खास इंतजाम कर रही है। सावन का महीना कांवड़ियों समेत सभी शिव भक्तों के लिए खास मायने रखता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि कांवड़ यात्रा और शिवालयों के लिए सरकार ने क्या-क्या व्यवस्थाएं की हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और इस महीने में शिव भक्त भोलेनाथ की आराधना करते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा कई व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ प्रदेश सरकार के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं शिव भक्तों के लिए इस बार सावन में। पहला काम तो ये है कि हमारे शिव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के आसपास सफाई रखी जाए, पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए, कहीं किसी भी प्रकार का सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट जमा न होने पावे और उसके निकाल की व्यवस्था रखी जाए। ये तमाम हमें सावधानियाँ मंदिरों के आसपास रखनी पड़ती हैं। विशेष रूप से इस समय कांवड़ यात्री एक जगह से दूसरी जगह लंबी लंबी दूरियां तय करते हुए निकलते हैं। कई बार वो नगरों में से होकर के निकलते हैं। उनके दृष्टिगत हमारा नगर विकास विभाग जो है वो नगरों में आने वाले मार्गों की मरम्मत करने का काम, गड्ढा मुक्ति करने का काम, क्योंकि कांवड़ यात्रा में वाहन भी होता है, पैदल भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी कई बार होती हैं। तो इन तमाम लोगों की सुविधा में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए गड्ढा मुक्ति का कार्यक्रम हम चलाते हैं और चलाया गया है। बिजली के क्षेत्र में भी काफ़ी जिम्मेदारी का काम करना पड़ता है कांवड़ यात्रियों और शिव भक्तों की सुविधा के लिए। जैसा मैंने कहा कि मंदिरों में भीड़ होती है तो मंदिरों की लाइट व्यवस्था जो है, बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चले। आपने कंट्रोल रूम भी बनाने का निर्देश दिया है। जी, नगरों में हमारी जो विशेष रूप से जो जिम्मेदारी है, नगरों में पीने के पानी की व्यवस्था, कचरे के निकाल की व्यवस्था, लोगों को आवागमन में दिक्कत न पड़े उसके लिए मार्गों की रिपेयरिंग की व्यवस्था, मैन होल की रिपेयरिंग की व्यवस्था, जगह जगह साइन बोर्ड और साइनेज लगाए जाएं जिससे आवागमन में लोगों को मालूम पड़े कि किधर जाना है, दाएं जाना है कि बाएं जाना है। इस प्रकार की तमाम नगरीय व्यवस्थाएं करने से यात्रियों को सुविधा होती है और कांवड़ यात्रियों का उत्साह बना रहता है। तो ये थे प्रदेश सरकार के मंत्री A.K. शर्मा जी जो बता रहे थे कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रियों को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनकी यात्रा में खासतौर से उनकी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी ना हो, इसके लिए सरकार पर्याप्त इंतजाम कर रही है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। और बीएसएफ में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि 4 साल के अनुभव वाले पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में शामिल करने के लिए बल उन्हें अनुकूल मानता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में 10% आरक्षण व आयु में रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय बीएसएफ को और मजबूत करेगा।
4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिज़र्व्ड होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। तंजानिया की नेशनल असेंबली की स्पीकर और अंतर संसदीय संघ IPU की अध्यक्ष डॉक्टर तुलिया एक्सन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि IPU अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एक्सन सदस्य देशों के बीच तालमेल और संवाद को और मजबूत करेंगी तथा वैश्विक दक्षिण के प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा के लिए IPU का एक मंच के रूप में उपयोग करेंगी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।